दोस्तों, आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं वो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट कल्ट फिल्म है। उस फिल्म का नाम है किल बिल वॉल्यूम 1, जो डायरेक्ट और रिटन बाय है क्विंटिन टैरेंटिनो। क्विंटिन टैरेंटिनो अपने आप एक ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर ऑफ द वर्ल्ड है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर आपकी शादी हो रही है और शादी में चारों तरफ खुशहाली का माहौल है, संगीत बज रहा है, रिश्तेदार आए हुए हैं, आपके माँ बाप भाई बहन सब लोग हैं और ये दिन आपके जीवन का सबसे बेहतरीन दिन है, पर इस दिन क्या होता है कि कुछ गुंडे आते हैं जो आपके सारे खानदान, दोस्त, भाई बहन सबको जान से मार देते हैं और अंत में आप जीवित बच जाते हैं। जीवित भी कैसे? अधमरे। तो आप क्या करोगे? तो ठीक ये फिल्म भी कुछ इसी तरीके की है जो आपके दिमाग को घुमा देगी। ये फिल्म इतनी बेहतरीन फिल्म है कि आप जान भी नहीं सकोगे कि एक लेडी अपने परिवार का बदला लेने के लिए किन किन लोगों को किस किस तरीके से मारती है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत होती है जहां पर एक चर्च में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। एक लेडी जिसके मुंह पर खून के निशान है, वहां पर सूट बूट में एक आदमी आता है और उस लेडी के मुंह पर खून पोंछते हुए कहता है कि तुम क्लियोपेट्रा से भी खूबसूरत लग रही हो। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। और इतनी देर में वहां पर गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैलिफोर्निया दिखाया जाता है। वहां पर एक लेडी कार से निकलकर घर की तरफ जाती है। वहां पर बहुत शांति का माहौल है। इस लेडी का नाम ब्राइट है। वो डोरबेल बजाती है। एक लेडी अंदर से आती है जिसका नाम वेरनीटा है। वेरनीटा ब्राइट को अंदर बुलाती है। दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं और अचानक ये बातचीत लड़ाई में तब्दील हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। घर का सारा सामान टूट जाता है। लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को चाकू लेकर मारने ही वाले होते हैं कि सामने खिड़की से एक छोटी सी लड़की आती हुई दिखाई देती है। जब छोटी लड़की कमरे के अंदर आती है तो जो लेडी होती है जिसका नाम वेरनीटा है, वो अपनी बेटी को देखकर चाकू पीछे छुपा लेती है और यहाँ पर देखकर ब्राइट भी चाकू को पीछे छुपा लेती है। वो दोनों ये जाहिर नहीं करते हैं कि हम दोनों पहले से लड़ाई कर रहे थे, पर लड़की समझ नहीं पाती है कि ये हो क्या रहा है क्योंकि चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। यहाँ पर वेरनीटा निकी को बोलती है, जो उसकी बेटी है, कि तुम ऊपर अपने कमरे में आराम से बैठ जाओ और टीवी देखो और खबरदार तुम नीचे मत आना जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं ना, और दरवाजा अंदर से लॉक कर देना। जब निकी ब्राइट को देखती है तो उसके मुंह पर खून के निशान हैं। यहाँ पर वर्निटा कहती है कि ये मेरी फ्रेंड है और ये मेरी बहुत ही खास फ्रेंड है, तुम्हें इसको हेलो कहना चाहिए। जब वो हेलो कहती है तो यहाँ पर ब्राइट उसको हेलो कहती है और उसे देखकर उसे याद आता है कि कितने क्रूर लोग थे जिन्होंने मेरी सारी फैमिली को मार डाला। यहाँ पर ब्राइट को याद आता है कि काश अगर उस दिन वो गुंडे नहीं आते तो आज शायद मेरी बेटी भी इतनी ही खूबसूरत और ऐसी ही होती। ब्राइट यहाँ पर निकी को पूछती है कि तुम कितने साल की हो। यहाँ पर वो निकी कहती है कि मैं 4 साल की हूँ। वो पूछती है कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो वो कहती है कि मैं 1st स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। इसके बाद ये दोनों किचन की तरफ जाते हैं और दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। वेरनीटा ब्राइट को पूछती है कि क्या तुम कॉफी लोगी? वो हाँ कह देती है। वेरनीटा यहाँ पर कॉफी बनाती है। वेरनीटा यहाँ पर ब्राइट को कहती है कि मुझे पता है तुम बदला लेने के लिए यहाँ पर आई हो, पर तुम अगर बदला लेना चाहती हो तो तुम प्लीज मेरी बेटी के सामने मुझे मत मारना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के सामने मैं मरूं। मैं अपनी बेटी के सामने क्वीन हूं और वो मुझे अपना आइडल मानती है। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो हम नदी के पास एक दूसरे को मार सकते हैं तलवार की मदद से। इससे हम दोनों की एक दूसरे की काबिलियत पर भी पता चल जाएगा। यहाँ पर ब्राइट गुस्से में वेरनीटा को कहती है कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ और अगर मैं तुम्हें मारूंगी तो तुम्हारी बेटी को भी मारूंगी और तुम्हारे पति को भी मारूंगी। तब तुम्हें पता लगेगा कि जब खानदान में सब लोग मर जाते हैं तो कैसा फील होता है। पर ब्राइट कहती है कि मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें मारना चाहती हूँ, ना कि तुम्हारे सारे परिवार को, और इससे मेरा बदला पूरा होगा। ये सब बातें चली रही होती है कि वेरनीटा को शक होता है कि कहीं ब्राइट मुझे ना मार दे और वो कॉर्नफ्लेक्स के डब्बे से ब्राइट पर गोली चला देती है। ब्राइट गोली से तो बच जाती है पर उसके हाथ पे जो चाकू होता है वो वर्निटा के सीने पर लग जाता है और वर्निटा वहीं पर मर जाती है। जब गन चलती है तो निकी फटाफट नीचे आ जाती है और निकी को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी माँ की लाश सामने पड़ी हुई थी। पर ब्राइट यहाँ पर कहती है कि तुम्हारी माँ इसी के लायक थी। तुम्हारी माँ जो थी उसने मेरे सारे खानदान को मारा और अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो तुम ले सकती हो।
पर मैंने अपना बदला ले लिया। और यहाँ पर ब्राइड निकी को कहती है कि जब इंसान जिंदगी में कुछ भी करता है अपना एम अचीव करने के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, और मैंने भी वैसे ही किया। मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा अपनी माँ को देखकर ऐसा मरा हुआ, पर मैं इसको करने पर विवश हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ ने मेरे सारे खानदान को मार डाला। उन्होंने मेरे बेटे, मेरी बीवी, मेरे सारे खानदान को एक झटके में तबाह कर डाला, और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी माँ को मारना चाहती थी। वहां पर ब्राइड के पास कुछ चीजें लिखी हुई है और वो कुछ नाम को कट करती है, जिसमें से पहला नाम वर्निटा का होता है। कहानी शिफ्ट होती है 4 साल पहले। एक पुलिस ऑफिसर गाड़ी चलाता हुआ चर्च के अंदर जाता है। जब पुलिस वाला चर्च के अंदर जाता है तो चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती है, सब लोग मरे हुए हैं। दूसरा पुलिस ऑफिसर बताता है कि यहां पर 15 लोग थे और उन सभी को एक एक करके मार डाला गया। पुलिस ऑफिसर जब एक लेडी की तरफ जाता है जो बहुत ही खूबसूरत थी और उस लेडी की तरफ देखकर कहता है कि क्या उन खूंखार दरिंदों ने इस लेडी को भी मार डाला जो अपने आप में कितनी खूबसूरत है। उसकी आंखें देखो कितनी मासूम है, उसके बाल को वो टच करता है, जिससे पुलिस ऑफिसर कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़कियों को मरना नहीं चाहिए। जब पुलिस ऑफिसर उस लड़की को गौर से देखता है तो वो लड़की सांस ले रही होती है। पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि शायद इसमें जान बची हुई है। वो तुरंत उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाता है। और आप समझ ही गए होंगे कि लड़की कौन है। ये लड़की वही थी जहां पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्राइड एक हॉस्पिटल में है और वो कोमा में है, वो बहुत बीमार है और वो ना समझ सकती है ना बोल सकती है। और जब इलाज के 1 साल हो जाते हैं तो वहां पर एक नर्स आती है। वो नर्स नहीं है, वो इस लड़की को मारना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये जिंदा बची तो ये हमें मार देगी। जब ये नर्स ब्राइड को पॉइजन का इंजेक्शन देती है तो वहां पर अचानक उसे कॉल आ जाता है। जो फोन पर बात कर रहा होता है दूसरी तरफ उस इंसान का नाम होता है बिल। नर्स बताती है कि मैं इस लड़की को मारने वाली हूं और अपना बदला पूरा करने वाली हूं। बिल यहां पर उस नर्स को समझाता है कि किसी भी इंसान को मारना पीछे से वो भी अपराध होता है। अगर तुम मारना चाहती हो तो इसे सामने मारना, तो पता लगेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी बहादुरी है। अभी तो ये मरी हुई है और शायद ये मर भी जाएगी, तो तुम इसे पॉइजन का इंजेक्शन मत दो और इसे ऐसे ही छोड़कर वापस आ जाओ। नर्स यहां पर उस ब्राइड को छोड़ देती है और वापस आ जाती है। अब कहानी ठीक 4.5 साल बाद फिर दोबारा से शुरू होती है, जहां पर एक मच्छर जो ब्राइड के शरीर पर बैठा हुआ है और वो खून चूस रहा है। मच्छर इतनी जोर से खून चूसता है कि ब्राइड की अचानक आंखें खुल जाती हैं। वो बेड के ऊपर बैठ जाती है। ब्राइड जब आंखें खोलती है तो उसे अचानक याद आता है सारी की सारी बातें कि कैसे उन लोगों ने उसे मारा था, और उसे गोली वाली बात भी याद आती है। पर जब वो अपने सर को टच करती है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वहां पर किसी भी गोली का निशान नहीं था। इसका कारण यह है कि उस घटना को 4.5 साल बीत चुका है और 4.5 साल तक ब्राइड कोमा में थी, तो वो निशान बिल्कुल सही हो चुका है और अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। ब्राइड को अचानक याद आता है कि वो प्रेग्नेंट थी। जब वो अपने पेट पर हाथ रखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पेट में कोई भी बच्चा नहीं है, और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो सारे अस्पताल में चीख चीख कर रोती है। जब वो रोती है तो उसे लगता है कि इस रोने से कोई फायदा नहीं है, और अचानक वो किसी के आने की आहट सुनती है। ब्राइड फिर दोबारा बेड पर लेट जाती है जैसे वो पहले सोई हुई थी, ताकि किसी को ना पता चले कि उसे होश आ गया है। यहाँ पर एक आदमी आता है जो ब्राइड का शरीर देखकर उसे दावत देता है कि एक दिन के तुमको $100 लगेंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्राइड के साथ हर रात रेप होता था। यहाँ पर एक मोटा आदमी आता है जो एक आदमी को पेशकश देता है कि एक दिन के तुम्हारे $100 लगेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्राइड का 4.5 सालों तक रोज रेप होता आया है। डग यहाँ पर बाहर चला जाता है, और जब वो मोटा आदमी ब्राइड को किस करने लगता है तो ब्राइड यहाँ पर उस आदमी को जान से मार देती है। उस इंसान को मारते समय ब्राइड की आनन फानन में बेड से नीचे गिर जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसके दोनों पैर कट चुके हैं। वो अपने आप को जमीन पर घसीटती हुई दरवाजे के पीछे छिप जाती है। वहां पर थोड़ी देर बाद डक आता है और डक उस मोटे आदमी को मरा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। ब्राइड यहां पर डक को पीछे से चाकू मारकर उस इंसान को फर्श पर गिरा देती है और उसे जान से मार देती है। यहां पर ब्राइड उसके जेब से चाबी निकालती है और उसकी कार में बैठ जाती है। जब वो उसकी कार में बैठ जाती है तो अपने आप को वो कमांड देती है कि पैर का अंगूठा हिलाओ। इसके साथ ही ब्राइड के माइंड में चलता है कि किन लोगों ने उसका ये हश्र किया था, वो उन सब से बदला लेगी।
यहाँ पर ब्राइड फैसला करती है कि वो उन सबको मारेगी जिसने उसकी जिंदगी तबाह की है। वहां पर वो सबसे पहले प्लान बनाती है कि जो जापानीज लड़की है वो उन सबको सबसे पहले मारेगी। वो उस लेडी को इसलिए मारना चाहती है क्योंकि वो ही एक ऐसी लेडी है जो बिल की असिस्टेंट थी, और वो अगर असिस्टेंट को मारेगी तो शायद वो बिल तक पहुंच सकती है। वो गाड़ी स्टार्ट करती है और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। ब्राइड इसके बाद ओकिनावा पहुंचती है जो जापान का एक शहर है। वो वहां पर एक इंसान से मिलती है जो तलवारबाजी में बहुत ज्यादा निपुण है। वो उस इंसान से तलवार लेती है। तलवार वो इसलिए लेती है क्योंकि वो उन सब लोगों को मार सके जिसने उसके साथ ये अपराध किया था। यहाँ पर वो सबसे पहले ओ रैंक ईसी को मारना चाहती है। ओ रैंक ईसी जापान की सबसे बड़ी ड्रग माफिया थी जो कई लोगों को मारती थी। वहां पर उसका राज चलता था। ओ रैंक ईसी की टीम में बहुत ही खूंखार और बहुत ही टैलेंटेड लोग थे जिनके पास तलवारबाजी की बहुत ही प्राकृतिक शक्तियां थी। उन लोगों ने तलवारबाजी में निपुणता हासिल की थी। तलवार लेने के बाद ब्राइड टोक्यो पहुंचती है जहां पर ओ रैंक ईसी मौजूद है। जब ब्राइड ओ रैंक ईसी के दफ्तर में पहुंचती है तो वहां पर वो सारे लोगों को ऑब्जर्व करती है कि कहां से रास्ता कहां को जाता है और वो किस तरीके से लोगों को मार पाएगी और किस तरीके से अपना बदला ले पाएगी। वहां पर वो एक लेडी को देखती है जो उसकी असिस्टेंट है। वो उसे ऑब्जर्व करती है। ब्राइड यहां पर ओ रैंक ईसी को ललकारती है। जब ओ रैंक ईसी बाहर निकलती है तो ब्राइड उसके असिस्टेंट का हाथ काट देती है। यह देखकर होटल के सभी लोग जो चारों तरफ होते हैं उनमें अफरा तफरी मच जाती है और वो बाहर की तरफ भाग जाते हैं। यहां पर ओ रैंक ईसी ब्राइड के पास भेजती है कई लड़कों को। यहां पर ब्राइड कई लोगों से लड़ती है। ओ रैंक ईसी सबसे पहले मिकी को भेजती है। ब्राइड उसके साथ बहुत ही निपुणता से तलवारबाजी करती है, पर ब्राइड निकी को 1 मिनट में ही मार देती है। ओ रैंक ईसी अपने लोगों को कमांड देती है कि इस लेडी को मार डालो। वहां पर कई लोग ओ रैंक ईसी के ब्राइड की तरफ हमला करने के लिए आते हैं। ब्राइड यहां पर सचेत हो जाती है और सब लोगों को जान से मार देती है। इसके बाद यहां पर बहुत ही टैलेंटेड लड़की आती है जिसका नाम गोगो होता है। गोगो के पास बहुत शक्तियां होती हैं। वो ब्राइड से लड़ने के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट है। उसे पता है कि मैं जीत जाऊंगी। गोगो ब्राइड को बहुत बुरी तरीके से मारती है, पर यहां पर थोड़ी देर बाद ब्राइड गोगो को जान से मार देती है। ओ रैंक यहां पर जब गोगो को मरता हुआ देखती है तो उसे थोड़ा सा डर लगता है, पर वो चाकू निकालती है और चाकू निकालने के साथ वहां पर कई मोटरसाइकिल वाले आ जाते हैं। ब्राइड बड़ी ही चतुराई से ओ रैंक के सभी लोगों को जान से मार देती है और ओ रैंक ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। जब ब्राइड सब लोगों को मार देती है तो ओ रैंक को वो देखती है, पर ओ रैंक वहां पर मौजूद नहीं है जहां पर वो पहले थी। ओ रैंक जब बाहर निकलती है तो ब्राइड भी उसका पीछा करती है। ओ रैंक और ब्राइड के बीच में बहुत ही भीषण युद्ध होता है। ब्राइड को पता है कि मैं उसे मार दूंगी, पर यहां पर ओ रैंक ब्राइड के ऊपर भारी पड़ती है। वो ब्राइड को बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। यहां पर ब्राइड ओ रैंक को मारने के लिए एक युक्ति सोचती है। वो उसे पहले थकाती है और उसके बाद वो एकदम से उसके पेट पे चाकू घोंपती है और उसका सर काट देती है। ब्राइड यहां पर ओ रैंक को जान से नहीं मारती है, वो उसे अधमरा करके छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि बिल को पता लगे कि उसने ओ रैंक को मार दिया है और वो बिल तक भी पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्राइड एरोप्लेन में बैठी हुई है और वो कुछ नोट्स बना रही है कि उसने किन किन लोगों को मारना है। उसके बाद वो कुछ पढ़ती है। ब्राइड यहां पर 5 लोगों का नाम लिखती है जिसमें पहला नाम ओ रैंक ईसी का होता है। दूसरे नंबर पर वर्निटा ग्रीन का नाम होता है। आपको बता दें कि वर्निटा वही होती है जिस लेडी को ब्राइड ने उस घर में मारा था जहां पर उसकी छोटी बेटी निकी होती है। ब्राइड ने इतने लोगों को तो मार दिया था, पर वहां पर एक नाम फिर रह जाता है जिसका नाम बिल, जो इस कहानी का विलेन है। जब बिल सोफी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है तो सोफी बिल को सब कुछ बताती है कि ब्राइड कितनी खतरनाक है, और यहां पर बिल सोफी को बताता है कि क्या तुम जानती हो कि ब्राइड की बेटी अभी तक जिंदा है, पर वो कहां पर है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। यहां पर क्विंटिन टैरेंटिनो की किल बिल वॉल्यूम 1 खत्म हो जाती है। आपको किल बिल 1 की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।